strain, the ratio of change in dimension occurred in a body due to the original dimension of the body is called strain. डायग्राम से समझें कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है, इस बॉडी पे जब हमने ये F फोर्स लगाया तो F फोर्स की वजह से इस बॉडी की लेंथ में कुछ इंक्रीज हुआ और वो इंक्रीज डेल्टा L है. फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक बॉडी थी जिसकी ओरिजिनल लेंथ L थी, इस पे एक्ट कर रहा था एक टेंसाइल फोर्स F और उसकी वजह से इस बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है और जो डिफॉर्मेशन हुआ है दैट इज डेल्टा L. तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो यहाँ पे अगर आप कहें तो स्ट्रेन होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय L. किसी भी डायमेंशन में जो चेंज होगा डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल डायमेंशन, और इनकी यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. अब जैसे स्ट्रेस अलग अलग टाइप्स की होती है वैसे स्ट्रेन के भी टाइप्स हैं. तो पहली कंडीशन है नॉर्मल स्ट्रेन. नॉर्मल स्ट्रेन सिमिलर है स्ट्रेस की तरह कि फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया. अगर यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये 3 डायमेंशनल बॉडी हो तो इस एरिया के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तब वहाँ पे जो स्ट्रेन जनरेट होगी दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन. और नॉर्मल स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से. नॉर्मल स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेन है ये 2 तरह की होती है. पहली है लीनियर स्ट्रेन. पहली टाइप की स्ट्रेन है लीनियर स्ट्रेन. इट इज नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप्ड इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. इस बात को समझें कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की रॉड है. इस रॉड की डायामीटर d है और इसकी लेंथ L है. फिर से इस रॉड में मान लीजिए इसका एक एंड फिक्स कर देता हूं मैं और इस रॉड को फिर से किसी भी फोर्स से खींचा जाता है. जब इसको आप खींचेंगे तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा. इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डायमीटर d डैश डिक्रीज हो जाएगी. लेंथ L डैश इंक्रीज हो जाएगी और डायमीटर d डैश डिक्रीज हो जाएगी. तो जितनी डायमेंशंस होती हैं, जैसे इस कंडीशन में इस रॉड की 2 डायमेंशंस हैं, एक इसकी लेंथ है एक इसकी डायमीटर है. तो हम लेंथ में भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं और डायमीटर में भी स्ट्रेन निकाल सकते हैं. तो देखिए लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, जो डायमेंशन एक्सटर्नल फोर्स से डायरेक्टली अफेक्टेड होती है. जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इसका इंटेंशन इस लेंथ को इंक्रीज करना है. तो फोर्स से डायरेक्टली अफेक्टेड जो डायमेंशन है दैट इज लेंथ. तो लेंथ में जो स्ट्रेन होता है या इस कंडीशन में जो लेंथ में स्ट्रेन होगा दैट विल बी लीनियर स्ट्रेन. तो अगर यहां पे आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहां पे स्ट्रेन को लिखा जाएगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L. डेल्टा L क्या होगा, L डैश माइनस L डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ. तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है
उस डायरेक्शन की जो डायमेंशन होती है या उससे जो डायरेक्टली अफेक्टेड डायमेंशन होती है, दैट स्ट्रेन इन दैट डायमेंशन इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। अब जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी डायमीटर डिक्रीज हो रही है। तो डायमीटर जो इसकी डायमेंशन है दैट इज लेटरल डायमेंशन। लेंथ इसकी लीनियर डायमेंशन है और डायमीटर इसकी लेटरल डायमेंशन है। तो डायमीटर में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे आप देखें, lateral strain, it is the normal strain developed in dimension perpendicular to the direction of external force। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स था, इस एक्सटर्नल फोर्स के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है दैट इज डी, उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेन की बात करेंगे एप्सिलॉन की, तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, और इसकी वैल्यू होगी डी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल डी जो था वो बड़ा था इन कंपैरिजन टू डी डैश, इसलिए डी से डी डैश को माइनस कर दिया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी लेटरल और लीनियर में डिफरेंस। नेक्स्ट टाइप की जो स्ट्रेन है हमारी दैट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को हम जैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑकर्ड ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली ऑन अ सरफेस ऑफ बॉडी। इसको समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बॉडी है जिसका एक एंड जो बेस है इसका वो हमने फिक्स कर दिया है, और इसके ऊपर वाले सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स के लगाने से ये बॉडी एक एंगल पे टिल्ट हो जाती है। जिस एंगल पे ये बॉडी टिल्ट होती है दैट एंगल इज फाई, और ये जो फाई एंगल है इसी को हम शियर स्ट्रेन कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए ए था, ये बी, ये सी और ये डी, और ये डिस्प्लेस होने के बाद ये पॉइंट हो गया सी डैश। तो ये जो एंगल, जिस एंगल पे ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है या डिफॉर्म हुई है, इस एंगल को हम कहते हैं शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। इसको डिनोट करते हैं फाई से। मैथमेटिकली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप देखें tan फाई, इस अगर ट्रेंगल से आप देखें तो tan फाई होगा सी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी, और क्योंकि ये जो एंगल है फाई इज वेरी स्मॉल, सो tan फाई इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू सी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है शियर स्ट्रेन को सॉरी। और ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन कोई भी होगी तो वो हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो ये जो शियर स्ट्रेन है दैट इज एंगुलर डिफॉर्मेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हुक्स लॉ। दिस लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलास्टिक लिमिट, ये चीज समझें, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर किसी मटेरियल को आप डिफॉर्म करते हैं तो वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। और अगर मटेरियल ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाता है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो अप टू द लोड, आप किसी मटेरियल पे कितना लोड लगा रहे हैं जिसको हटाने के बाद वो ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है,
तो वो मैक्सिमम लोड जब तक वो ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर पा रहा है मटेरियल, दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक की ही कंडीशन को हुक्स लॉ डिफाइन करता है कि जब तक मटेरियल इलास्टिक नेचर में हो तब तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इस हुक्स लॉ पे बेस्ड हमारे पास अलग अलग तरह के मॉड्यूलस आ जाते हैं, दैट आर नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स आपने पढ़े होंगे, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। अभी हम पढ़ चुके हैं नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन। जब फोर्स सरफेस के या एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करता है तो अब स्ट्रेस जनरेट होती है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस, और उसी में जो स्ट्रेन जनरेट होती है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से या फिर कैपिटल वाई से। इसकी यूनिट होगी गीगा पास्कल, जीपीए। अगर आप मैथमेटिकली बात करें फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल ई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और नॉर्मल स्ट्रेन जिसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। तो ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट मॉडुलस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये दूसरा इलास्टिक कांस्टेंट है। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। अब ये मॉडुलस शियर कंडीशन की बात करता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन जब होता है उस कंडीशन में। तो फिर से ये हुक्स लॉ फॉलो करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप हुक्स लॉ को लेके चलें तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो आप कह सकते हैं कि टाउ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, सॉरी फाई, शियर स्ट्रेन को फाई से दिखाते हैं, एप्सिलॉन दिखाते हैं नॉर्मल स्ट्रेन को। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप रिमूव करें तो टाउ इज इक्वल टू आ जाता है कैपिटल सी इंटू फाई। ये जो कैपिटल सी है इसका फॉर्मूला हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई फाई, और यही कैपिटल सी या फिर इसको कैपिटल जी से भी डिनोट करते हैं, इसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है शियर मॉडुलस। यूनिट इसकी भी गीगा पास्कल होगी। नेक्स्ट हमारा मॉडुलस है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस थर्ड केस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। जब हम किसी बॉडी में वॉल्यूम में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन वी से, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी से कैलकुलेट किया जाता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं सिग्मा वी से, और ये वैल्यू हो सकती है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब अगर आपके पास कोई एक बॉडी है 3 डायमेंशनल जिसमें
एक्स डायरेक्शन की स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, वाई डायरेक्शन की स्ट्रेस सिग्मा वाई है और जेड डायरेक्शन की स्ट्रेस सिग्मा जेड है। अगर ये तीनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, तो इन सब का जो मीन होगा दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अगर ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स सिग्मा और 3 3 कैंसिल होकर ये वैल्यू सिग्मा के बराबर हो जाती है। जनरली वॉल्यूमेट्रिक केस में, नॉर्मल केस में हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर मान के चलते हैं। तो ये जो दो क्वांटिटीज हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनका जो रेशियो है दैट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और डायमीटर उसका D है और वो रॉड एक F फोर्स से सब्जेक्टेड है। अब अगर ये F फोर्स इस रॉड पे ऐड करेगा तो वो इस लेंथ पे स्ट्रेन डेवलप करेगा और इनडायरेक्टली इस डायमीटर में भी स्ट्रेन डेवलप करेगा। तो लेंथ में जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो F से डायरेक्टली अफेक्टेड है, लेकिन D पे जो स्ट्रेन है दैट इज इनडायरेक्टली अफेक्टेड। स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F। तो L का जो स्ट्रेन है वो होता है लीनियर स्ट्रेन यहाँ पे अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है, और D के जो स्ट्रेन है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन की जगह लिख देंगे डेल्टा D बाई D, स्ट्रेन इन D, और लीनियर स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा L बाई L। इनके रेशियो को पॉइजन्स रेशियो से कहते हैं और डिनोट करते हैं म्यू से। पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय म्यू। अब आप ये देख पा रहे हैं कि डेल्टा L बाई L अगर ये लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो ये स्ट्रेन पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और अगर डेप्थ में डिक्रीज हो रहा है, सॉरी डायमीटर में डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो इसलिए पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाई जाती है, ये नेगेटिव वैल्यू होती है। और इसकी जो डायमेंशन है वो 0 होगी क्योंकि स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, तो इसका यूनिट नहीं होगी, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ द स्ट्रेन्स ऑलवेज हैव अपोजिट साइंस। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों स्ट्रेन के साइंस अपोजिट होंगे। अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा और लेंथ कम होगी तो डायमीटर बढ़ेगा, तो अपोजिट साइंस होंगे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है। इलास्टिक कांस्टेंट्स और पॉइजन्स रेशियो पढ़ने के बाद हमको इनमें रिलेशंस स्टडी करने हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो अभी हमें ये फॉर्मूले डायरेक्टली समझने हैं और इसको रिमेंबर करना है। तो ये मेमोराइज कर लेंगे ये फॉर्मूले। बाकी ये डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशंस हैं जिनसे ड्राइव होके इक्वेशंस आती हैं, अभी उस पर हमको नहीं जाना है। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स और पॉइजन्स रेशियो में 3 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन इज E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे E यंग्स मॉडुलस है और K बल्क मॉडुलस है, म्यू पॉइजन्स रेशियो है, तो इनके बीच में ये रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। E यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, C यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है या शियर मॉडुलस, और म्यू पॉइजन्स रेशियो। सिमिलरली थर्ड रिलेशन है E इज इक्वल टू 9KC बाई C प्लस 3K, जो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आता है। तो यहाँ भी K बल्क मॉडुलस, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस है। तो ये इनके रिलेशंस हैं जिन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल
सॉल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल मिल सकते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन। अब किसी भी बॉडी पे जब फोर्स एक्ट करता है तो वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगी, स्ट्रेन डेवलप होगी और वहाँ पे उस बॉडी की लेंथ में चेंज आएगा। तो वो जो क्वांटिटी है दैट इज नोन एज चेंज इन लेंथ और डिफॉर्मेशन। तो इसको समझने के लिए देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसकी लेंथ L है। इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ऐड कर रहा है जो कि F है। इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर ये 3D बॉडी है, इसको साइड से आप देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका होगा कैपिटल A। और इस बॉडी का जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस है कैपिटल E। यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और इसमें फोर्स लगाने के बाद इस बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है और वो डिफॉर्मेशन है डेल्टा L। तो जैसे कि हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस ये हम पढ़ चुके हैं F डिवाइडेड बाय A, फोर्स बाय एरिया होता है। और नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें तो वो डेल्टा L डिवाइडेड बाय L होता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा L। ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आप डेल्टा L को इधर ले जाएं और E को इधर ले आएं तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL डिवाइडेड बाई AE। दिस इज द फॉर्मूला फॉर deformation occurred in any body due to external force। तो किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है दैट इज डेल्टा L और उसका फॉर्मूला होता है F इंटू L डिवाइडेड बाई A इंटू E। F यहाँ पे उस बॉडी का पे लगने वाला फोर्स है, L उस बॉडी की लेंथ है, A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और E उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस है। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी बॉडी के इलोंगेशन या चेंज इन लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिक, अभी तक हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनका एग्जिस्टेंस किसी भी मटेरियल में, इसकी स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम किसी भी बॉडी में जब लोड अप्लाई किया जाता है तब उसमें जो डिफॉर्मेशन ऑकर होता है और जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसकी वजह से वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है, इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी को समझेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो रिलेशन मिलता है इन द टर्म्स ऑफ ए ग्राफ, वो जो ग्राफ है उसे हम नाम देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? इट इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एट वेरियस लोड कंडीशंस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल बाय चेंज इन लेंथ एंड डायमीटर ऑकर्ड। तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक कर्व है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में प्लॉट होता है, जिसमें हम वेरियस लोड कंडीशंस में लोड को धीरे धीरे करके हम बढ़ाते हैं और उस इंक्रीमेंट ऑफ लोड में मटेरियल कैसा बिहेव करता है जब उसकी लेंथ या डायमीटर में चेंजेस ऑकर होते हैं। तो इसकी स्टडी हम करते हैं। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये हम अलग अलग मटेरियल्स के लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए ये डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल में कैसा बिहेव करता है या उनका बिहेवियर कैसा होता है, इसकी स्टडी एनालिसिस हमें करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय एक हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें हम
जिस मटेरियल की टेस्टिंग करनी है उसका स्पेसिमेन उसमें फिक्स करते हैं और उसके बाद उसमें लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने पर उसमें जो इलॉन्गेशन होता है या डायमीटर में जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं और वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है उस मटेरियल के ब्रेक होने तक, उस बिहेवियर को हम इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस प्रोसेस में वेरियस स्टेजेस आती हैं जिनको अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होता है, ये स्ट्रेस इसमें वाई एक्सिस पे गिवन होती है और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे होती है। ओ पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट है जहाँ पे नो लोड कंडीशन है, जो स्पेसिमेन रखा हुआ है उस पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है और यहाँ से हम धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं उस बॉडी की लेंथ में, मटेरियल की लेंथ में चेंज आता है, मतलब उसमें डेल्टा एल बढ़ता है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल होता है। तो अगर डेल्टा एल इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होगी जो उसको अपोज करेगी डिफॉर्मेशन को। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों इंक्रीज करती जाएंगी और आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन आता है। ये लीनियर रिलेशन आगे बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं और ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद ये लीनियरिटी ख़त्म हो जाती है। अब ए के बाद आपका जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, वो कर्व्ड हो जाता है। तो अब ए पॉइंट तक आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल हैं, मतलब वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्रोपोर्शनल साइन होने की वजह से इस ए पॉइंट का नाम होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि ए पॉइंट तक, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होती है, इसलिए इस रीजन में ए पॉइंट तक हम इसको प्रोपोर्शनल लिमिट नाम दे देते हैं। अब ए के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं रहता और एक पॉइंट आता है बी पॉइंट। ये जो बी पॉइंट है इसका नाम होता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी हम जानते हैं एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल पे लोड लगाने पर वो डिफॉर्म होता है, लेकिन अगर आप उसमें से लोड को रिमूव कर लें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में दोबारा रिगेन हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो ये हर मटेरियल में होती है, किसी मटेरियल में कम इलास्टिसिटी होती है, किसी मटेरियल में ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। तो अब ये हमारे पास जो डक्टाइल मटेरियल है इसमें बी पॉइंट हमको इलास्टिक पॉइंट मिल रहा है, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब कि आपने जो ओ पॉइंट से लोड लगाया था, बढ़ाते जा रहे थे आप, बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर आप बी पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, मतलब लोड इससे ज़्यादा और बढ़ा देते हैं, तब उसके बाद ये जो इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर रही थी, वो अब आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बी पॉइंट तक का जो ये रीजन होता है इस पूरे को नाम दिया गया है इलास्टिक रीजन, जिसमें आप अगर लोड को लगाएं और फिर लोड को रिमूव कर लें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर सकती है। तो बी पॉइंट क्रॉस होने के बाद अब ये इलास्टिसिटी का जो बिहेवियर है ये ख़त्म हो जाता है और मटेरियल प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाता है। तो इस रीजन में अब आप अगर लोड को हटाना भी चाहें तो मटेरियल डिफॉर्मेशन के बाद अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा दैट विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। इलास्टिक रीजन में जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज टेम्पररी डिफॉर्मेशन। अब हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद हम डी पॉइंट तक यील्डिंग का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे सी से लेकर डी तक जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं यील्डिंग। सी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट कहलाता है और डी पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट कहलाता है। तो इस यील्डिंग वाले प्रोसेस में बेसिकली ये यील्डिंग क्या है, अगर आप कांस्टेंट लोड पर, अगर आप लोड को कांस्टेंट कर दें तो उस कांस्टेंट लोड पर भी अगर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन इंक्रीज करता जा रहा हो
तो इस प्रोसेस को कहते हैं यील्डिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये लोड सी पॉइंट तक पहुँच जाता है तब हम इस पे लोड इंक्रीज करना बंद कर देते हैं। जितना लोड अभी तक लगाया था उसको कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन फिर भी ये ऑब्जर्व किया जाता है कि इसमें जो स्ट्रेन की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है डी तक, ये इंक्रीज कर जाती है, मतलब इसका डेल्टा एल फिर भी बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यील्डिंग। और डी पॉइंट पे आकर ये जो फेनोमेना था ये अपने आप स्टॉप हो जाता है, जो स्ट्रेन बढ़ रही थी वो अब बढ़ना बंद हो जाती है। अब इसके बाद डी पॉइंट पर हम इसमें फिर से लोड लगाना स्टार्ट करते हैं, लोड बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो लोड इंक्रीज करते जाते हैं तो ये हमें कर्व इंक्रीज होता हुआ दिखता है। इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें स्ट्रेस कम इंक्रीज करेगा और स्ट्रेन ज़्यादा इंक्रीज करेगा इस रीजन में। और ई पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये कर्व जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए था ये अब नीचे की तरफ आने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि ई पॉइंट जो था उस पॉइंट पर आप इस कर्व पे मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्टेन कर जाते हैं। अगर आप इसमें लोड को बढ़ाएं तो अब स्ट्रेस की वैल्यू ई पॉइंट से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है और यहाँ के बाद वो डिक्रीज करना चालू कर देती है और उस मटेरियल में नेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग बेसिकली अगर आप समझना चाहें तो अगर ये हमारे पास एक रॉड है जिसको आप दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो अभी तक जब रॉड में इंक्रीमेंट हो रहा था, लोड लग रहा था, तब ये रॉड यूनिफॉर्मली लेंथ में इंक्रीज करती जा रही थी और डायमीटर इसका यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता जा रहा था, कम होता जा रहा था। लेकिन अब ई पॉइंट क्रॉस करने के बाद इसकी शेप में आप कुछ इस तरह का चेंज देखते हैं। एक जगह से इसका डायमीटर कम होना चालू हो जाता है बीच से और इसको कहते हैं नेकिंग। तो यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाती है ई पॉइंट के बाद और थोड़ा सा ही लोड बढ़ाने पर जैसे ही आप एफ पॉइंट पे पहुँचते हैं तो ये मटेरियल यहाँ से दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो ई पॉइंट क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है इसलिए इसका नाम है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और एफ पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये सारे लिमिट रेंजेस हैं, लिमिट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जो हमको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में मिलते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ था फॉर डक्टाइल मटेरियल। सिमिलरली ऐसे ही हम जब उस यूटीएम मशीन में एक ब्रिटल मटेरियल प्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल कास्ट आयरन जो कि एक ब्रिटल मटेरियल है, उसको जब हम प्लेस करते हैं तब भी हमको एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो फिर से हम ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे नो लोड कंडीशन है और लोड हम बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता है और साथ में स्ट्रेस भी बढ़ता है। फिर से आपको हो सकता है थोड़ी दूर तक ये प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन देखने को मिले, लीनियर लाइन मिले। तो ये जो ए वाला पॉइंट है दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट बिकॉज अप टू ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बी पॉइंट सिमिलरली जैसे आपने डक्टाइल मटेरियल में देखा था वैसे ही बी पॉइंट यहाँ पे इलास्टिक लिमिट है। अगर आप बी पॉइंट तक लोड लगा के लोड को हटा लेते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन कर ले जाएगी और ये जो बी पॉइंट तक का रीजन है दैट इज इलास्टिक रीजन। लेकिन अगर आप ब्रिटल मटेरियल में इस इलास्टिक रीजन से जैसे ही थोड़ा सा भी आगे लोड लगाएंगे तो वैसे ही ये सी पॉइंट पर मटेरियल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और इसमें वो जो प्लास्टिक वाला रीजन है वो ऑब्टेन नहीं होता है। तो मतलब कि अगर आप ब्रिटल मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहते हैं तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली आप अगर एक चौक का पीस लें जो कि ब्रिटल मटेरियल है और अगर आप चाहें कि उस चौक के पीस को आप परमानेंटली टेढ़ा कर दें, डिफॉर्म कर दें, तो आप उसको डिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल में ये जो प्लास्टिक वाला बिहेवियर है, प्लास्टिक रीजन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन ये नहीं होता, सिर्फ थोड़ा इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है फॉर डक्टाइल एंड
ब्रिटल मटेरियल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक टॉपिक हमें और पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज होने वाले वेरियस टर्मिनोलॉजीज और उनके फॉर्मूले जानने के बाद अब हम उनका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल पे आते हैं। A rectangular rod 1.5 meter long, 40 mm wide and 25 mm thick is subjected to an axial tensile load of 120 kN. The elongation of the rod is measured as 0.9 mm. Calculate stress, strain and modulus of elasticity. तो मतलब एक रेक्टेंगुलर रॉड है। रेक्टेंगुलर रॉड का मतलब ये एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब आप इसको साइड से देखें तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी शेप रेक्टेंगुलर है। इस रॉड की लेंथ 1.5 मीटर है। इसकी लेंथ की बात करें तो रॉड की लेंथ है 1.5 मीटर। विड्थ या वाइड 40 mm बता रहा है, तो यहाँ पे इसकी विड्थ की बात करें तो ये हो जाएगी 40 मिलीमीटर और थिकनेस 25 मिलीमीटर। तो इस रॉड के ये तीनों डायमेंशंस हैं। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 120 किलोन्यूटन। इस रॉड की जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग एक टेंसाइल नेचर का लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी है 120 किलो न्यूटन। ये दोनों साइड से 120 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है। द एलोंगेशन ऑफ द रॉड इज मेजर्ड एज 0.9 मिलीमीटर। अब इस लोड के लगाने पर इस रॉड में जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा दैट इज 0.9 मिलीमीटर। मतलब डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो आपको 0.9 मिलीमीटर गिवन है। तो सबसे पहला काम हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि सारी यूनिट्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डेल्टा एल मिलीमीटर में गिवन है, विड्थ और थिकनेस भी मिलीमीटर में गिवन है, लेकिन लेंथ मीटर में है। तो लेंथ को भी आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू 1500 मिलीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे आपको जो लोड दिया है वो किलो न्यूटन में है। अगर आप किलो न्यूटन में सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्टली किलो न्यूटन में कर सकते हैं। अगर आप न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो न्यूटन में कर सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादातर यूनिट्स न्यूटन और मिलीमीटर में ही लें, लेकिन यूनिट्स सारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान दें। तो अगर इस फोर्स की बात करते हैं तो वो 120 किलो न्यूटन है। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन लिख सकते हैं आप। अब हमें इसमें सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स की बात करें तो फोर्स है 120 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया की बात करें तो इस रॉड का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उस एरिया की हम बात कर रहे हैं। फोर्स जिस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो एरिया इसका हो जाएगा 40 इंटू 25। इसको आप सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन की तरफ प्रोसीड करें तो स्ट्रेन जिसे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.9। एल इस बार की या रॉड की लेंथ
वो आपको गिवन है 1500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 0.0006 आ जाएगा। स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। थर्ड हमें जो टर्म कैलकुलेट करना है दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ई का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्ट्रेस की वैल्यू 120 और स्ट्रेन की वैल्यू 0.0006। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे न्यूमेरिकल सेकंड की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगले न्यूमेरिकल में देखते हैं अ स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज एक्सटेंडेड बाय 0.75 मिलीमीटर। एक स्टील वायर के लिए बात कर रहा है, यहाँ पे स्टील वायर की बात है। तो स्टील के केस में आपको लेंथ दी है 2 मीटर और डायमीटर ऑफ वायर गिवन है 3 मिलीमीटर। इज एक्सटेंडेड बाय 0.75 मिलीमीटर, मतलब इसकी लेंथ में जो चेंज हो रहा है दैट इज 0.75 मिलीमीटर। ये जो चेंज हो रहा है ड्यू टू वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर। इसमें कुछ वेट सस्पेंड कर रहा है जो हमें अननोन है, पता नहीं है हमें उस वेट की वैल्यू। अब देखिए आगे इसमें कह रहा है कि इफ सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम कॉपर वायर 2.5 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारा सेकंड केस है जिसमें वायर हमारे पास है कॉपर की, जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है, डायमीटर 2 मिलीमीटर गिवन है और इसमें जो एलोंगेशन होगा डेल्टा एल दैट इज 4.54 मिलीमीटर। ये वैल्यू सारी गिवन है। अब फाइनली हमें इसमें यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई फॉर कॉपर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको ई फॉर कॉपर कैलकुलेट करना है और यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील आपको गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो मतलब ई फॉर स्टील आपको और गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे पहला काम कि आप इसकी यूनिट्स को चेक कर लें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ यंग्स मॉडुलस न्यूटन और मिलीमीटर में गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ मिलीमीटर में है, लेंथ आपको मीटर में गिवन है। तो कोशिश करें कि इसको भी आप 2000 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। सिमिलरली यहाँ पे आप चेक करें तो लेंथ डेल्टा एल जो चेंज इन लेंथ है दैट इज इन मिलीमीटर, डायमीटर भी मिलीमीटर में गिवन है, लेंथ 2.5 मीटर है, इसको भी आप कन्वर्ट कर लें 2500 मिलीमीटर। अब सारी यूनिट्स यूनिफॉर्म है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टील के केस में वेट को कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना वेट लगेगा और फिर वही वेट कॉपर के केस में सब्स्टिट्यूट करके आपको यहाँ से इसकी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो कैलकुलेट करते हैं। ई फॉर स्टील यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला फोर्स जो कि यहाँ पे W है इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस फॉर्मूले को चेंज कर लेते हैं। W इज इक्वल टू ए ई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे हम
एरिया और डेल्टा एल को इधर ले गए और एल को इसके नीचे ले आए, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है। आप देख पा रहे हैं ए एरिया होता है। अब क्योंकि हमको यहाँ पे इसकी डायमीटर गिवन है, इसलिए पाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 स्क्वायर पाई बाई 4 डी स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ और डेल्टा एल की वैल्यू 0.75 डिवाइडेड बाई लेंथ, तो लेंथ 2000 मिलीमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे और फाइनली यहाँ से W की वैल्यू जो है वो आपको 530.14 न्यूटन, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने इस W को कैलकुलेट कर लिया है और अब इस W की वैल्यू को इस केस में, कॉपर के केस में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से आप यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फिर से वही होगा, W L बाई A इंटू डेल्टा एल। इस केस में W की वैल्यू सेम वही होगी, 530.14 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ की वैल्यू 2500 डिवाइडेड बाई एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और इस केस में डी की वैल्यू 2 है स्क्वायर, डेल्टा एल 4.54। इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 92924 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर। तो ये प्रोसेस है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। आपको फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए और आपको वैल्यूज़ में यूनिट्स का ध्यान देना है कि सारी यूनिट्स यूनिफॉर्म हों। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर अ गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 0.43 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड द यंग्स मॉडुलस इज 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो पहला हमारा काम है कि जितनी गिवन वैल्यूज हैं उनको हम नोट कर लें। गिवन वैल्यूज अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C की वैल्यू 0.43 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस डिनोटेड बाय कैपिटल E 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू भी आपको गिवन है। अब वो कह रहा है कि इफ a bar of length 2.5 millimeter and diameter 45 millimeter made of this material is stretched by 2.5 millimeter। तो ये जो आप जिस मटेरियल के लिए आपको यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, इसी मटेरियल की बनी एक रॉड है, एक बार है जिसका लेंथ 2.5 मीटर है, डायमीटर 45 मिलीमीटर है और उसमें चेंज इन लेंथ 2.5 मिलीमीटर होता है। देन फाइंड द बल्क मॉडुलस एंड लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बार। तो आपको इस केस में एक तो यंग्स मॉडुलस बल्क मॉडुलस, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, इस के की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और लेटरल कॉन्ट्रैक्शन, लेटरल डायमेंशन, ये जो हमारी रॉड है इसमें लेंथ इसकी लीनियर डायमेंशन है और डायमीटर इसकी लेटरल डायमेंशन है। तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट है वो तो आपको गिवन है, लेकिन लेंथ जब बढ़ेगी, एक रॉड है, इस रॉड की जब आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो इसकी डायमीटर कम होगी।
तो डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो जो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन है डायमीटर में उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सेकेंड चीज़ आपको निकालनी है इसमें डेल्टा डी की वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज़ आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो अब प्रोसेस पे आते हैं। ये हमारी सारी गिवन वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों में हम रिलेशन जानते हैं। E इज इक्वल टू 2C 1 प्लस म्यू। यहाँ पे म्यू पॉइजन्स रेशियो होता है, E यंग्स मॉडुलस और C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हमें E और C इन दोनों की वैल्यू पता है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से E डिवाइडेड बाई 2C माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप E की और C की दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। तो E की वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C की वैल्यू 0.43 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करें, तो सॉल्व करने पे जो पॉइजन्स रेशियो म्यू है उसकी वैल्यू 0.279 आ जाएगी। पॉइजन्स रेशियो फिर से यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ से आपको पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू अगर पता है तो हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू होता है। ये हमें यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन पता है। तो यहाँ पे आप यंग्स मॉडुलस जो कि गिवन है और म्यू जो आपने कैलकुलेट किया है, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें और सॉल्व करें, तो K की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू 82982 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये हमें मिल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट बल्क मॉडुलस वो कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट हमको डेल्टा डी निकालना है, लेटरल कॉन्ट्रैक्शन। लेटरल कॉन्ट्रैक्शन निकालने के लिए आप जानते हैं पॉइजन्स रेशियो म्यू, ये होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लीनियर स्ट्रेन। तो इस रॉड के केस में लेटरल स्ट्रेन डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी है, और लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल है। तो ये इस म्यू की इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप देख पाएँ तो म्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 45 मिलीमीटर, डेल्टा एल आपको क्वेश्चन में गिवन है और लेंथ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करके आप डेल्टा डी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप डेल्टा डी का फॉर्मूला बनाना चाहें तो डेल्टा डी इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा डी का ऊपर वाली इक्वेशन से। और यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप यहाँ से डेल्टा डी की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि आएगी 0.12555 मिलीमीटर। तो ये आपका एक क्वेश्चन और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके ये चेक कर सकते हैं आंसर को। तो ये प्रोसेस है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का।